एक समय की बात है। उज्जैन नाम के राज्य में सुंदरलाल नाम का रत्नों का व्यापारी रहता था। उसके 3 बेटे थे जिनका नाम चेतन, रतन और राम था। अपने अंतिम दिनों के दौरान उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की और मैं सफल भी हुआ। अब मेरी संपत्ति में तुम सभी का बराबर हक है, ठीक है बेटा? पिताजी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप अपनी फिक्र कीजिए, ज्यादा चिंता मत कीजिए। हाँ पिताजी, आपने अब तक बहुत मेहनत की है। आप अपने अंतिम दिनों में अब खुश रहिए, कोई भी चिंता मत कीजिए। मुझे अपने मन की बात कहने दो। अब सच बताने का समय आ गया है। अगर मैं तुम लोगों को अभी ये बात नहीं बताऊंगा तो यह हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा। क्या बात है पिताजी? मैंने 3 बेशकीमती हीरे खरीदे थे जिनकी कीमत हमारी पूरी संपत्ति से भी ज्यादा है। हमारे पास जो भी संपत्ति है वह एक तरफ है और ये हीरे एक तरफ। उसमें से तुम तीनों एक एक हीरा अपने पास रख लेना। अच्छा, पर पिताजी वो हीरे है कहाँ अभी? दादाजी की तस्वीर के पास एक डिब्बे में रखे हैं। चेतन, डिब्बा इधर लेके आओ जरा, मैं बताता हूँ। ठीक है पिताजी, अभी लेके आता हूँ। अपने पिता के कहे अनुसार चेतन दादाजी की तस्वीर के पास गया और वहाँ पड़ा वो डिब्बा लाकर उसने अपने पिता को दे दिया। सुंदरलाल ने तीनों बेटों से कहा, हाँ, ये वही डिब्बा है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें बेशकीमती हीरे हैं। इसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना, लेकिन तब तक इस बात को भूल कर एक साथ रहकर सामान्य जीवन ही जीना। लालच बिल्कुल मत करना मेरे बेटो। इतना कहने के फौरन बाद ही सुंदरलाल की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम तीनों भाइयों ने मिलकर किए और एक दिन तीनों आपस में चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है हम सबको साथ रहकर पिताजी के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने उन हीरो को उसी जगह छुपाया है। अगर हमें भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे बताओ, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? जरूर भैया, जैसा आप कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या कहते हो राम? हाँ भैया, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। पिताजी के बाद अब आप ही घर में सबसे बड़े हैं। आपसी सहमति से उन तीनों ने फैसला किया कि वो अपने पिता के व्यवसाय को साथ मिलकर चलाएंगे। वो खुशी से रहने लगे, पर एक दिन चेतन चिंतित होकर घर पर आया। उसे परेशान देखकर रतन ने उससे पूछा, क्या हुआ भैया, आप परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है? मुसीबत आ गई है भाई। हमारा माल ढोने वाला जहाज समुद्र में डूब गया है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर हमें कच्चा माल खरीदना है तो काफी पैसे की जरूरत होगी। क्यों परेशान हो रहे हो भैया? ऐसे मुश्किल के लिए तो हमारे पास ये है ना, हम उन्हें अपने निवेश के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या सोचते हो रामलाल? हाँ, हम उन्हीं हीरो का उपयोग करेंगे। हमें घबराने की क्या जरूरत है भैया? तुम लोग ठीक कह रहे हो। रुको, मैं अभी उन्हें लेके आता हूँ। चेतन ने अपने दादाजी की तस्वीर के पास से हीरे का डिब्बा उठाया और उसे लाकर अपने भाइयों के सामने खोला। लेकिन डिब्बे को खोलने पर उस डिब्बे में सिर्फ 2 ही हीरे मिले। वो सभी हैरान थे। अरे, पिताजी ने तो कहा था इसमें 3 हीरे हैं, पर ये तो 2 ही हीरे हैं। तीसरा कहाँ गायब हो गया? हाँ, कौन ले गया होगा? हम तीनों के अलावा किसी को हीरो के बारे में जानकारी नहीं थी और कोई दूसरा घर के अंदर कैसे आ सकता है? पर भैया, क्या आप हम दोनों पर शक कर रहे हैं? मेरा मतलब यह नहीं था। बस समझ नहीं आ रहा कि हमसे चूक कहाँ हुई। शायद चोर हम में से कोई एक ही है, पर हम एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते। पर हाँ, इस समस्या को सुलझाने का मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? सुनो, हम में से जिसने भी हीरा लिया है, हो सकता है वह अभी तो नहीं मानेगा, इसलिए एक दिन का समय लेते हैं। जिसने भी हीरा लिया है वो कल सुबह उसे वापस रख दे। ठीक है? ठीक है भैया, लेकिन अगर हम में से हीरा किसी ने नहीं लिया होगा तो हम सब क्या करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम राजा के पास जाएंगे, फिर वही इस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है? ठीक है, तो हम कल का इंतजार करते हैं। अगर हीरा वापस नहीं मिला तो हम राजा के पास जाएंगे। अब तुम सभी लोग जाओ और सो जाओ। तीनों को अब भी उम्मीद थी कि तीसरा हीरा जरूर मिल जाएगा।
वे सभी हीरे के मिलने की उम्मीद रखते हुए जाकर सो गए। अगले दिन चेतन ने जाकर डिब्बे को खोलकर देखा, पर उस डिब्बे में सिर्फ 2 ही हीरे मिले। अरे, इसमें तो अभी भी 2 ही हीरे हैं। यानी गुनहगार अपना गुनाह कबूल करने से कतरा रहा है। अब हम क्या करें भैया? हम राजा के पास जाएंगे और उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। हाँ चलो, हम राजा के पास चलते हैं। तीनों भाइयों को एक दूसरे पर संदेह था, लेकिन उन्होंने अपने संदेह को एक दूसरे के सामने जताया नहीं। वे राजा से मिलने के लिए निकल पड़े और उनसे जाकर लापता हीरे के बारे में सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर राजा उग्रसेन ने उनसे कहा, मैं आप लोगों की बात समझ गया। आप तीनों भाई हो और अपने घर में आप तीनों के अलावा और कोई नहीं रहता है। यह बड़ी मुश्किल परिस्थिति है। मुझे जांच के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मुझे दोषी मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए। मैं जल्द ही फैसला सुनाऊंगा। धन्यवाद राजा जी, हम आपके संदेश का इंतजार करेंगे। और वे तीनों दरबार से चले गए। इस बीच राजा के मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय मिला। इसलिए कुछ सोचकर मंत्री विक्रम सिंह ने राजा उग्रसेन के सामने कहा, महाराज, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि उन तीनों में अपराधी कौन है ना? मुझे तो तीनों ही निर्दोष लगे। चोर कौन हो सकता है? क्या उनके घर में कोई घुसा होगा? मंत्री जी, इस समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे अपनी राय बताइए। महाराज, मुझे उनके घर जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वहां जाकर ही समस्या को समझ पाऊंगा कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, आप उनके घर जाइए। इससे मुझे भी बहुत मदद मिलेगी। जो आज्ञा महाराज। और मंत्री जी तीनों से मिलने उनके घर गए। घर में अचानक मंत्री को आया देखकर वे तीनों चौंक गए, लेकिन अपने आश्चर्य को छिपाते हुए और खुद को संभालते हुए तीनों ने उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद सबसे बड़े भाई चेतन ने मंत्री जी से पूछा, महोदय, आपके यहाँ अचानक आने का कारण क्या है मंत्री जी? महाराज की आज्ञा से मैं आप तीनों से पूछताछ करने आया हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी है। क्या आप मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हैं? उसके बाद हम आराम से चर्चा करेंगे। बिल्कुल महोदय, आप आराम कर लीजिए, हम अभी इंतजाम करते हैं। उन्होंने मंत्री जी के लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया और मंत्री जी ने भी स्वादिष्ट भोजन का स्वाद उठाया। उसके बाद तीनों भाई उत्सुक होकर मंत्री जी क्या कहने वाले हैं ये सोचने लगे। मंत्री जी ने उनसे कहा, स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपनी जांच शुरू करूं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। जब मंत्री जी ने उनसे कहा कि वो एक कहानी सुनाएंगे, तो तीनों भाई आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें मंत्री जी के इरादे समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो तो समस्या की जांच करने यहाँ आए थे, कहानी सुनाने की बात कर रहे थे। तीनों ध्यान से सुनने लगे और मंत्री जी ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, श्रीधर नाम के एक राजा रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नयनिका था। वह गुरु विश्वामित्र से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। कुछ समय बाद वह विवाह योग्य हो गई, इसलिए उसके पिता ने उसे आश्रम भेजना बंद कर दिया। एक दिन नयनिका अपनी शादी की खबर बताने के लिए अपने गुरु से मिलने गई। प्रणाम गुरुदेव, इतने वर्षों तक मुझे पढ़ाने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इसमें कुछ कपड़े, पैसे और गहने हैं, इनका स्वीकार कीजिए और मुझे मेरे आने वाले जीवन के लिए आशीर्वाद दीजिए। नयनिका, इन सभी उपहारों को वापस ले जाओ। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे मेरी एक इच्छा है, अगर तुम पूरी कर सकती हो तो ही मैं बताऊंगा। गुरु की इच्छा पूरी करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। बताइए गुरुदेव, मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकती हूँ? सुनो, तुम्हारा विवाह होने के बाद उसी रात तुम्हें बहुत से गहनों से सजकर अकेले ही मेरे आश्रम में आना होगा। बताओ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो नयनिका? नयनिका को गुरु की इच्छा को सुनकर थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने वचन दिया था, इसलिए वह सहमत हो गई। गुरुजी, मैं आपकी इच्छा को सुनकर थोड़ी सी उलझन में पड़ गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने वचन पर कायम रहूंगी और आप जो कहेंगे मैं करूंगी। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तुम जा सकती हो, भगवान तुम्हारा भला करे।
नैनिका ने अपने गुरु से विदा ली और कुछ ही महीनों के बाद उसकी शादी नालंदा के राजा विजय से हो गई। शादी की रात नैनिका ने अपने पति को अपने गुरु की इच्छा के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर नालंदा के राजा ने नैनिका को जवाब दिया। नैनिका, गुरु भगवान के समान होते हैं। मुझे लगता है कि उनकी इच्छा के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तुम जरूर जाओ और उनसे मिलो। मैं आपके जैसा पति पाकर धन्य हो गई, जो एक पल के लिए भी बिना सोचे समझे मुझे गुरुदेव से मिलने देने के लिए तैयार हो गए। मैं जाकर उनसे जरूर मिलूंगी और उन्हें दिया हुआ वचन मैं जरूर पूरा करूंगी। यही उनकी गुरु दक्षिणा है। नैनिका ने खुद को गहनों से सजाया और पति की आज्ञा लेकर अपने गुरुजी से मिलने के लिए निकल गई। तभी बीच रास्ते में उसका सामना एक चोर से हुआ। फिर उस चोर ने कहा, तुम कौन हो? इतनी रात को गहनों से सज संवर कर कहाँ जा रही हो? बड़ी ही बहादुर हो। लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं एक चोर हूँ। अपने सारे गहने मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चोर ने नैनिका को धमकी दी, लेकिन नैनिका ने जवाब दिया, जरूर, मैं तुम्हें सारे गहने दे दूंगी, लेकिन मैं अभी अपने गुरु की इच्छा पूरी करने जा रही हूँ। उसे पूरा कर लूँ, फिर तुम मेरे गहने ले सकते हो। पर अभी के लिए मुझे जाने दो, वरना मैंने अपने गुरुजी को दिया हुआ वचन अधूरा रह जाएगा। नैनिका ने चोर को सारी बात बताई और उससे जाने की विनती की। चोर यह देखकर चौंक गया कि उसने अकेले यहाँ आने की हिम्मत दिखाई है। चोर ने उसकी मासूमियत को देखते हुए कहा, अच्छा, वैसे तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, पर तुम भोली भाली लगती हो। तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वापस लौट कर आना है, नहीं तो मैं आकर तुम्हारे गुरु को भी जान से मार डालूंगा। मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी। मैं जरूर लौट कर आऊंगी। तुम मेरा यही इंतजार करना। नैनिका अपने गुरु से मिलने पहुंची। विश्वामित्र बहुत खुश हुए क्योंकि नैनिका ने अपना वचन पूरा किया था। फिर उन्होंने कहा, वाह, मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत सफल हुई। मैंने जो तुम्हें सिखाया वो तुमने अच्छे से सीखा। तुमने मेरी इच्छा पूरी की, यह जानते हुए कि इस समय अंधेरे में आना खतरनाक है, फिर भी तुम आई। तुम बहुत बहादुर और आत्मविश्वासी हो। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी योग्यता की परीक्षा लेने के लिए बुलाया था। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। उसने खुशी खुशी अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वह जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसा कि उसने वादा किया था, वह चोर के पास वापस आई। चोर उसकी वही राह देख रहा था और नैनिका की ईमानदारी को देखकर वह चौंक गया। नैनिका ने उससे कहा, ये लो, मैं अपने वचन के अनुसार वापस आ गई। अब ये सारे गहने तुम्हारे। चोर को अपने व्यवहार के लिए बहुत पश्चाताप हुआ। उसने नैनिका की अच्छाई को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया और कहा, सुनो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी। तुमने अपने वचन का पालन किया और अपने गहने मुझे देने आ गई। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अब मैं लोगों को लूटना छोड़ दूंगा। तुम जा सकती हो नैनिका, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद नैनिका महल में लौट आई और उसने अपने पति को सब कुछ समझाया कि कैसे गुरु ने उसकी परीक्षा ली। उसके बाद से वे अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। अब मुझे बताओ कि इस कहानी में बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कौन है? इस तरह मंत्री जी ने अपनी कहानी पूरी करते हुए उन तीनों भाइयों के सामने एक सवाल रख दिया। सबसे पहले चेतन ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से राजा विजय, जिसने अपनी पत्नी को अपने गुरु से मिलने की अनुमति दी, वह सबसे अच्छा था। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है रतन? सुनिए, मुझे लगता है कि गुरु सबसे अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने सभी उपायों को अस्वीकार कर दिया और गुरुकुल में सीखी हुई बातों को जांच करने के लिए उसकी परीक्षा ली। इसलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है राम? मुझे लगता है कि चोर ने चोरी का मौका पाकर भी नैनिका को जाने दिया और पश्चाताप किया, तो वो ही अच्छा था। अच्छा, तो आप में से कोई भी नैनिका को सबसे अच्छी नहीं मानता?
उसने तो सारे अच्छे कर्म किए और अच्छे व्यवहार से अपने पति, गुरु और चोर को संभाल लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मंत्री जी, आप तो यहाँ हीरे के चोर के बारे में पता लगाने आए थे, पर आप तो हमें कहानी सुनाकर जा रहे हैं। हाँ, मैं उसी लिए आया था, लेकिन फैसला राज दरबार में सुनाया जाएगा। ठीक है। और मंत्री जी वहाँ से चले गए। तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि मंत्री जी आखिर वहाँ आए क्यों थे और उन्होंने चोर को किस तरह पहचाना। अगले दिन सुबह मंत्री ने राजा से मिलकर कहा, महाराज, मुझे पता चल गया कि तीनों में से चोर कौन है। बढ़िया, आपको पता चल गया, तो बताइए उन तीनों में से चोर कौन है? महाराज, सबसे छोटा भाई राम ही चोर है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मंत्री जी ने राजा को उनके घर में हुई सारी बातें बताई, उनके जवाब और जवाब के आधार पर किए हुए निष्कर्ष के बारे में भी। महाराज, जब मैंने उनसे सबसे अच्छे व्यक्ति के बारे में पूछा तो बड़े भाई ने कहा कि पति ही सबसे अच्छा है और मंझले भाई ने कहा कि गुरु ही सबसे अच्छा है, लेकिन तीसरा भाई मुझे लालची लगा क्योंकि उसने चोर को अच्छा बताया। तो मैं समझ गया कि राम ही चोर है और राम ने ही वो तीसरा हीरा चुराया है। शाबाश मंत्री जी, शाबाश। मैं आपके उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुआ। तीनों भाइयों को तुरंत हमसे मिलने के लिए बुलाया जाए। जी महाराज। और राजा के आदेश के अनुसार तीनों राजा से मिलने उनके दरबार में आए। उन्हें देखकर राजा ने कहा, सारी बातों की जांच करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दोनों हीरे चेतन और रतन के हैं, राम के नहीं। यह मेरा अंतिम फैसला है। ठीक है। फैसला सुनने के बाद राम समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसी ने बिना अपने भाइयों को बताए उस हीरे की चोरी की थी। उसका सिर शर्म से झुक गया। समस्या का हल मिल जाने की वजह से चेतन और रतन ने राजा का आभार व्यक्त किया और फिर घर की ओर निकल पड़े। उन्होंने चोरी के बारे में कभी चर्चा नहीं की और अपने पिता की संपत्ति को समान रूप से साझा किया। पिता के व्यवसाय को कई गुना आगे बढ़ाया और फिर साथ साथ सुखी जीवन बिताने लगे।